सबसे पहले आपको बताएं, टोबा में रेल का सफर करना बड़ा खतरा मोल लेने से कम नहीं। बच्चे, खवातीन और बड़े सब ही जिंदगी दांव पर लगाकर सफर करने पर मजबूर। महकमा रेलवे स्टेशन टोबा पर प्लेटफॉर्म ना बना सका। इंतहाई अफसोसनाक मनाजर सिटी 41 सामने ले आया, लेकिन महकमा रेलवे को खबर ना हो सकी। आपको अपडेट करें, टोबा में रेल का सफर करना बड़ा खतरा मोल लेने से कम नहीं। बच्चे, खवातीन और बड़े सब ही जिंदगी दांव पर लगाकर सफर करने पर मजबूर हैं। महकमा टोबा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ना बना सका। इंतहाई अफसोसनाक मनाजर सिटी 41 सामने ले आया, लेकिन महकमा रेलवे को खबर ना हो सकी। आपको बता रहे हैं, टोबा में रेल का सफर करना बड़ा खतरा मोल लेने से कम नहीं। बच्चे, खवातीन और बड़े सभी जिंदगी दांव पर लगाकर सफर करने पर मजबूर हैं। महकमा रेलवे टोबा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ना बना सका। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर सिटी 41 सामने ले आया, लेकिन महकमा रेलवे को खबर ना हो सकी। आपको बता रहे हैं, टोबा में रेल का सफर करना बड़ा खतरा मोल लेने से कम नहीं। बच्चे, खवातीन और बड़े सभी जिंदगी दांव पर लगाकर सफर करने पर मजबूर हैं। महकमा रेलवे टोबा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ना बना सका। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर सिटी 41 सामने ले आया, लेकिन महकमा रेलवे को खबर ना हो सकी। आपको बताएं, टोबा में रेल का सफर करना बड़ा खतरा मोल लेने से कम नहीं। बच्चे, खवातीन और बड़े सब ही जिंदगी दांव पर लगाकर सफर करने पर मजबूर हैं। महकमा रेलवे टोबा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ना बना सका। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर सिटी 41 सामने ले आया, लेकिन महकमा रेलवे को खबर ना हो सकी। आपको बताएं, टोबा में रेल का सफर करना बड़ा खतरा बन गया। बच्चे, खवातीन और बड़े सब ही जिंदगी दांव पर लगाकर सफर करने पर मजबूर हैं। महकमा रेलवे टोबा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ना बना सका। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर सिटी 41 सामने ले आया, लेकिन महकमा रेलवे को खबर ना हो सकी। मजीद जानते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन से सफ़र करने वाले मुसाफिरों की ज़िंदगियां दांव पर लग गई हैं। ख़तरात मोल लेकर वो सफ़र करते हैं और महकमा रेलवे ने उनकी मुश्किलात को नज़रअंदाज कर दिया है। टोबा टेक्सिंग एक बड़ा रेलवे स्टेशन है जहां से 4 ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन वहां पर प्लेटफॉर्म न होने की वजह से मुसाफिरों को खासी मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरामैन जवाद नासिर आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त भी लोग जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो ट्रेन में जो है वो सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें खवातीन भी शामिल हैं, इनमें बच्चे भी शामिल हैं और उनके लिए खासा मुश्किल मरहला है ट्रेन पर चढ़ना। और इस दौरान अक्सर औकात जो लोग हैं वो गिरकर ज़ख्मी भी हुए थे। खातून के लिए इस वक्त जो है वो ट्रेन से उतरना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान जो है वो खासी जो है वो ऊंचाई है और इसी वजह से लोगों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं आपको दिखा सकूँगा कि बिल्कुल दाएं जानब जो है वो इस वक्त लोगों का बड़ा हजूम लगा हुआ है और ये तमाम तर लोग जो हैं वो ट्रेन पर सवार होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन तक चढ़ना जो है वो उनके लिए खासा मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर जो बच्चे, खवातीन जो ट्रेन पर सफ़र करते हैं उनके लिए चढ़ना और ट्रेन से उतरना एक इंतहाई ख़तरनाक मरहला है, लेकिन महकमा रेलवे ने इन तमाम तर अफराद की मुश्किलात को नज़रअंदाज कर लिया है। ये तमाम तर अफराद जो है वो अपनी जान जोखों में डालकर जो है वो ट्रेन पर चढ़ते हैं और अक्सर औकात इस किस्म के वाक़यात भी सामने आ चुके हैं जिसमें लोग ज़ख्मी भी हुए, मौत के मुँह भी चले गए, लेकिन उसके बावजूद महकमा रेलवे ने कोई सबक नहीं सीखा है और इन अफराद की मुश्किलात को नज़रअंदाज कर दिया है। इस वक्त भी आपको दिखा सकते हैं कि एक फैमिली जो है वो इस वक्त बच्चों के साथ जो है वो ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही है और लेकिन यहाँ पर जो है वो अब प्लेटफॉर्म नहीं है और एक इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला है इन तमाम तर अफराद का ट्रेन में सवार होना। और अक्सर बच्चे जो हैं वो यहाँ से रह जाते हैं और इस वक्त भी ये बच्ची जो है वो ट्रेन पर सवार नहीं हो पा रही है और इंतहाई जो है वो मुश्किल में जो है वो जो वालिद है अपनी बच्ची को जो है वो इस ट्रेन पर सवार कर रहा है। और इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो मामूल बन चुके हैं और अक्सर लोग जो है वो अब जो अपने बच्चों को बग़ैर ही जो है वो सफ़र करने पर मजबूर होते हैं। तमाम इन तमाम तर अफराद ने महकमा रेलवे से मुतालबा किया है कि सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर जो है वो इस प्लेटफॉर्म की मुश्किल को जो है वो हल किया जाए। सर, आप बताइएगा कि रेलवे स्टेशन बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है, किस किस्म की परेशानी का आपको जो है वो सामना करना पड़ता है? अभी भी देखा कि बच्चे बड़ी मुश्किल से सफ़र कर रहे हैं। टिकट ही नहीं है जल्दी मिलता जी, इतने उलझन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। बड़ी मजबूरी बन जाती है गल कि जिस वक्त नहीं टाइम पे कुछ मुकर होंगी, टाइम का कोई पता नहीं लगता कि ट्रेन कितने बजे आ रही कितने बजे नहीं आ रही। अभी आपने देखा कि प्लेटफॉर्म नहीं है, लोग प्लेटफॉर्म नहीं है कितनी मुश्किल से चढ़ते हैं। मुश्किल से और है कि उसके अलावा कि देख लो तुरी जाती बच्चों सारे रिसीव किया बच्चों ने
जी बिल्कुल, इंतहाई लोग जो है वो मुश्किलात से जो है वो ट्रेन में जो है वो सवार होते हैं। तमाम शहरियों ने महकमा रेलवे से मुतालबा किया है कि इस सूरत हाल का नोटिस लिया जाए, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म फिल फॉर बनाया जाए ताकि इन तमाम अफराद की मुश्किलात कम हो सके। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। शुक्रिया मुबश्शिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, फैसल आबाद में ट्रांसफार्मर चोर मुतहर्रिक हो गए। कल थाना खुड़ियावाला के इलाके खान टाउन से ट्रांसफार्मर चोरी हुआ। आज चोर एफडीए सिटी से 2 ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए। एफडीए सिटी की हिफाजती दीवारें भी टूट फूट का शिकार। एफडीए सिटी में तैनात निजी कंपनी की सिक्योरिटी भी नाकिस सिक्योरिटी प्लान के बायस एफडीए सिटी की दीगर तनसीबात भी रिस्क पर हैं। आपको बता रहे हैं, फैसल आबाद में ट्रांसफार्मर चोर मुतहर्रिक हो गए। कल थाना खुड़ियावाला के इलाके खान टाउन से ट्रांसफार्मर चोरी हुआ। आज चोर एफडीए सिटी से 2 ट्रांसफार्मर्स चोरी करके ले गए। एफडीए सिटी की हिफाजती दीवारें भी टूट फूट का शिकार। एफडीए सिटी में तैनात निजी कंपनी की सिक्योरिटी भी नाकिस सिक्योरिटी प्लान के बायस एफडीए सिटी की दीगर तनसीबात भी रिस्क पर। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरकारी कॉलोनी एफडीए सिटी 2015 में बनी और अभी तक आबाद नहीं हो सकी, जिसके बायस वहां पर जो चंद घर आबाद हुए हैं उनको चोरी चकारी का मसला तो रहता ही है। इसके साथ साथ एफडीए सिटी इंतजामिया की जाती मलकियत में मौजूद जो 2 ट्रांसफार्मर थे वो चोरी हो गए हैं। इसके साथ साथ अफसोस की बात यह है कि वहां पर जो 4 दीवारी ही मुकम्मल नहीं, कभी कहीं से टूट फूट का शिकार दिखाई देती है तो कभी कहीं से 4 दीवारी को गिरा दिया जाता है, जिस वजह से वहां पर आने वाले जो अनासर हैं ऐसे जो कि चोरी चकारी में मुलव्वस नजर आते हैं उनकी कोई रोकथाम हो नहीं सकी। इसके अलावा वहां पर जो एफडीए की तनसीबात हैं उनकी हिफाजत के लिए निजी कंपनी की सिक्योरिटी भी ली गई है, लेकिन सिक्योरिटी इस कदर नाकस है कि वहां पर चोरी चकारी रुकने में भी नाकाम दिखाई दे रही है, जिसके बायस 2 ट्रांसफार्मर चोरी हुए और इसके साथ साथ जो वहां पर घर बन रहे हैं, कोई ठेके का काम हो रहा है तो उसका जो तामीराती मटेरियल है वो भी चोरी हो जाता है, जिस वजह से वहां पर आने वाले जो चंद मकीन हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से एफडीए इंतजामिया ने भी निजी कंपनी के साथ जो सिक्योरिटी का मुआहदा है उसको भी मुमकिना तौर पर ख़त्म करने का इंदिया दिया हुआ है। इंतजामिया के इस हवाले से कहना है कि आने वाले चंद रोज़ में सिक्योरिटी के हवाले से। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत का मामला। बहन अपने भाई के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए 7 माह से अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर। अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस क्रॉस वर्जन पर अमल दरामद ना करवा सकी। आपको बताएं, फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत का मामला। बहन अपने भाई के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए 7 माह से अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर। अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस क्रॉस वर्जन पर अमल दरामद ना करवा सकी। आपको बता रहे हैं, फैसल आबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत का मामला। मजीद जानते हैं अजादार हुसैन से। जी अजादार, बताइएगा मुतासिरा नौजवान को किस बिना पर पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया था? आज बिल्कुल मोहम्मद तनवीर की हलाकत के हवाले से जो लवाहिकीन हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ने जो है वो जाली पुलिस मुकाबले में जो है वो हमारे भाई को जो नौजवान था उसे कत्ल किया, और इस सिलसिले में पुलिस से जो मुलाजमीन और अफसरान हैं उनके खिलाफ मुकदमे के अंदराज के हवाले से जो पटिशन भी दायर कर की है। और ऐसे में जो मुतासरा बहन है ये तकरीबन 8 माह से जो है वो अदालतों के चक्कर लगा रही है, और कि ऐसे में जो पुलिस अफसरान उनके खिलाफ मुकदमा वगैरह दर्ज करवाया जा सके, मगर ताहाल जो है पुलिस जो अफसरान उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनम अफजल है। मेरे भाई का नाम मोहम्मद तनवीर अफजल था। उसको 25/10 को पुलिस वाले आए, हमारे घर घुस गए हैं और उन्होंने घेरा डाल लिया। हमने शोर डाला, उन्होंने हमें बाहर नहीं निकलने दिया, और मेरे भाई को जब हम बाहर निकले मेरे भाई को उठा के ले गए वो सरकारी गाड़ियों में, और हम इधर उधर पता करते रहे, हमें कहीं से कोई खबर नहीं मिली। और हमें 2 दिन बाद पता चला कि हमारा भाई ननकाना थाना में है। जब उधर मेरी वालदा अपने भतीजे के साथ उधर पहुंची और उधर हमें अदरीस SHO साहब मिला। उसने बोला कि आपके बेटे को शक की बिना पे पकड़ा है, इस पे कोई किसी किस्म का केस या एप्लीकेशन नहीं है, आप हमें 5 लाख रुपया दें। और मेरी वालदा साहब उधर से आके पैसों का अरेंज करने लगी। पैसों का अरेंज नहीं हुआ। जब वो वापस गई 50,000 रुपया लेके गई। इधर इसने कहा कि ये पैसे मैंने नहीं लेने, और गाली गलौज करके मेरी मम्मा को थाने से बाहर निकाल दिया। हमारे साथ नासिर हबीब साहब जो कि इस केस को देख रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस केस के हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, बताएं कि इनके खिलाफ मुकदमे के हवाले से। ये एक स्टीरियोटाइप जाली पुलिस मुकाबला था, फेक इनकाउंटर था जैसे पुलिस करती है।
تو ہمارے یہاں پورے پاکستان میں یہی ہے کہ پولیس والے جو ہیں اپنی جو لوگوں کے راستے میں اعلی کار بنتے ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ ٹارگٹ کلر بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ ہوا اس بی بی کا جو بھائی ہے تنویر حسین، اس کو جو ہے وہ جعلی پولیس مقابلہ ترتیب دے کے مار دیا گیا۔ اب جب اس کے گھر میں یہ سارے دھندناتے ہوئے انٹر ہوئے ہیں، یہ 25/10/2020 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ 3 بجے شام ان کے گھر میں گئے ہیں اور تنویر کو اٹھا کے لے آئے۔ اس کے بعد جب ان کو بتایا بھی نہیں کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں، جب انہوں نے خبر گیری کی تو خبر گیری میں پتہ چلا کہ وہاں پہ ننکانہ پولیس جو ہے ان کے پاس یہ قبضے میں ہے۔ جب تک نہ بدلو گے یہ بوسیدہ نظام، کچھ بھی نہ بدل پائے گا، 100 بار بھی بدلو۔ یہ جعلی پولیس مقابلے ایسے ہی ہوتے رہیں گے اور جو معصوم لوگ ہیں ایسے ان کے ہتھے چڑھتے رہیں گے اور یہ قتل ہوتے رہیں گے۔ جی بالکل، اور اب 25 مئی کو بتایا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فرحان نبی کی جانب سے عدالتی احکامات جاری کیے گئے تھے کراس ورشن کے حوالے سے، کہ جن افراد کے حوالے سے پٹیشن دائر کی گئی ہے ان کے خلاف کراس ورشن کا جو مقدمہ درج کیا جائے، مگر تاحال جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اور آپ سے آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قلت، آٹا اور نایاب ہو گیا۔ شہری سستی اشیاء کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر کاٹنے پر مجبور، کہتے ہیں مہنگائی کے دور میں سستی اشیاء بھی مہیا نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا فائدہ غریب عوام کو نہیں مل رہا۔ آپ کو بتائیں، یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قلت، آٹا اور نایاب ہو گیا۔ شہری سستی اشیاء کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر کاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خوردونوش کی شدید قلت ہے اور آٹا اور گھی جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پر نایاب ہو چکا ہے، جس کے بعد شہری جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ جو آٹا اور گھی ہے یہ روزانہ کے استعمال کی چیزیں ہیں جو یوٹیلیٹی سٹورز پر آتے ہیں سستی اشیاء کے حصول کے لیے، مگر یہاں سے نہیں ملتی۔ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا، کیا کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور سے چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے کیا پریشانی ہے؟ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਲਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਫੇਰ ਲੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਸੀ, अपना जी ऐसे 200 रुपये किलो। 220। जी बिल्कुल, जो गैस है वो भी महंगी हो चुकी है। रिक्शा ड्राइवर हैं ये, और यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें नहीं मिलती। 2 रोज़ तक ये कहना है इनका कि हम यहाँ पर आते हैं लेकिन चीज़ें नहीं मिलती। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, चीज़ें सस्ती ना मिलने से यहाँ से क्या परेशानी है? सस्ती चीज़ें ना मिलने के लिए ये परेशानी है कि एक मिसाल एक स्टॉक आता है जब हम फ्री नहीं होते या कोई एक ऐसा मसला बन जाता है या रश का हुजूम, उतनी शॉर्ट चीज़ मिलती है। जब हमारी बारी आती है उस टाइम ख़त्म हो जाता है। आटा इधर है 950 रुपये, बाहर से 1400-1500 रुपये का मिलता है। ये रिलीफ की चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, पर इतना शॉर्ट चीज़ें आती है कि जो हमारी पहुंच से दूर हो जाती हैं। जी बिल्कुल, शॉर्ट जो है चीज़ें कम आती हैं और इनका यही कहना है कि आटा बाहर से 1400-1500 रुपये का थैला है, यहाँ से 950 रुपये रेट है, लेकिन मिलता नहीं है। घी जो है वो भी नहीं मिलता जब भी यूटिलिटी स्टोर का रुख। शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब चन्योट में पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए ताजर बरादरी मैदान में आ गई। पुलिस का ताजर बरादरी के ताउन से अंदरूने बाजार में मुजव्वजा जगहों पर 4 पार्किंग स्टैंड बनाने का फैसला। इसी हवाले से मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। इस चिन्योट की ताजर बरादरी के साथ मिलकर शहर में ऐसे मखसूस पार्किंग स्टैंड्स जो है वो बनाने जा रही है, जहां पर सेफ्टी जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कैमरे भी जो है वो लगाए जाएंगे ताकि वारदातों को कंट्रोल किया जाए। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या मंसूबा बनाया है जिस वजह से वारदातें भी कंट्रोल हों? जी, ज़िला चिन्योट की टेबल क्राइम है जिसको कमी जो है वो ट्रेसिंग के ज़रिए और कैमरास के ज़रिए ही किया जा सकता है। इस सिलसिले में हम लोगों ने एक जामे प्रोग्राम तश्कील दिया जिसमें हम लोग कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा सिटी एरिया में हम इंस्टॉल कराएंगे, और जो है इसके अलावा कुछ हम पार्किंग प्लेसेस डिप्यूट करेंगे ताकि वहाँ पे मोटरसाइकिल्स पार्क हों और मोटरसाइकिल चोरी को कम से कम किया जाए। इसमें जो है हम लोग लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर हम जगह आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे कैमरास को
انسٹال کیا جائے گا. جیسے جو مین ہمارا موٹر سائیکل چوری کی واردات ہے وہ ہمارے DHQ ہاسپٹل اس کے ایریا میں ہے. اس کے علاوہ جو بازار ہے اس کے اندر ہماری موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں, تو وہاں پہ ہم مختلف ایریاز میں کیمراز انسٹال کرائیں گے, ایک کنٹرول روم اسٹیبلش کریں گے اور ہر بازار میں ایک مزید پارکنگ پلیس ڈپیوٹ کریں گے تاکہ موٹر سائیکل چوری کی واردات کو مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی بنایا جائے گا. بابر شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بھی آپ کو بتائیں فیصل آباد شہر میں 175 نیبرہڈ کونسلز کا قیام عمل میں لایا جائے گا. 35 لاکھ آبادی کے لیے 20,000 نفوس پر مشتمل نیبرہڈ کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اس سے قبل 157 UCs کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. آپ کو بتائیں فیصل آباد شہر میں 175 نیبرہڈ کونسلز کا قیام عمل میں لایا جائے گا. 35 لاکھ آبادی کے لیے 20,000 نفوس پر مشتمل نیبرہڈ کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اس سے قبل 157 UCs کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے. عبد الرحمان, آگاہ کیجیے گا. جب بات کی جائے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے سے تو فیصل آباد میں 175 جو ہے نیبرہڈ کونسلز بنائی جائیں گی, جہاں پر UCs کے تمام تر پاورز انہیں دے دی جائیں گے, ڈیولپمنٹ بھی کروا سکیں گے. لیکن اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کریں اپر لیول پر تو ان کا کوئی بھی جو ممبر ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا حصہ نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میاں طاہر ایوب UC چیئرمین موجود ہیں. متعدد بلدیاتی سیٹ اپ کا حصہ رہ چکے ہیں. سب کیسے دیکھتے ہیں اس نظام کو, یہ بہتر رہے گا جو موجودہ بنایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اصل میں جو بھی انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہوتا ہے تو جب بنایا جاتا ہے تو وہ اس کی شکل کوئی اور ہوتی ہے, اور جب وہ اس کو نافذ کیا جاتا ہے تو پھر اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہتر باتیں اور یہ کمیاں رہ گئی ہیں. تو بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ جو بھی نظام بنے وہ مسلسل چلتا رہے, اور چلنے کے بعد اس کے اندر جو خامیاں ہوں وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی جائیں تو بہتری آتی چلی جائے گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسپیشلی جو بلدیاتی سسٹم ہے وہ کبھی بھی مستقل میعادوں پہ نہیں چلا. اگر جنرل ضیاء الحق نے بنایا تو وہ 1-2 الیکشن ہوئے, اس کے بعد ختم کر دیا گیا. پھر پرویز مشرف نے بنایا, وہ خاصا با اختیار بلدیاتی نظام تھا, لیکن 2 مرتبہ الیکشن ہوئے, اس کے بعد وہ ختم کر دیا گیا. پھر میاں شہباز شریف نے بنایا اور اس کو بھی 1-1.5 سال کی مدت پوری کی. اب اس موجودہ گورنمنٹ نے بھی 2 مرتبہ یہ بلدیاتی ایکٹ جو ہے پاس کیا ہے. تو اللہ کرے اس میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ خوبیاں ہیں کہ انہوں نے نیبرہڈ کونسل کو خاصا با اختیار کیا ہوا ہے, تو الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد جب اس کی عملی شکل آئے اور اس کو اسی طریقے سے بیوروکریسیز کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کرے اور یہ با اختیار نظام چلتا رہے تاکہ عوام کے بہرحال جو مسائل ہیں وہ حل ہوں. کیونکہ بلدیاتی نظام چلے گا تو عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے. جس حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پر یہ اپنی اسپرٹ کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ جو بھی عوام کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوتے رہیں. اور اس کے علاوہ جو بلدیاتی نمائندگان ہمیشہ جو مسائل کی سب سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں اور گراس روٹ لیول کے جو مسائل ہیں سب سے زیادہ پبلک بھی ان کے پاس لے کر آتی ہیں, تو انہیں جو بااختیار جتنا بنایا. شکریہ عبد الرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. دوسری جانب چنیوٹ میں کھادوں کی فراہمی اور سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید کی کھاد ڈیلروں سے ملاقات. کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی اور زائد نرخ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. مزید جانتے ہیں وقار گھمن سے. جی وقار, بتائیے گا. جی ضلع چنیوٹ میں کھاد کی جو فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اور سرکاری نرخوں پر اس کی فروخت کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید نے ضلع بھر کے جو کھاد ڈیلرز ہیں ان سے ملاقات کی ہے. اسی بارے میں جانتے ہیں کہ ان کو کیا ڈائریکشنز دی گئی ہیں. اس وقت ضلع میں کھاد کی اور یوریا کی کیا صورتحال ہے؟ سر اس وقت کتنا اسٹاک موجود ہے اور ابھی آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, آپ نے کیا ڈائریکشنز دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس اس وقت یوریا کا تقریباً 27,000 بیگ جو ہے وہ موجود ہے. ہم نے کل بھی ڈیٹیل میٹنگ کی تھی, اس کے علاوہ آج بھی ہم نے ڈیٹیل میٹنگ کی ہے, اور ہماری ریکوائرمنٹ اگلے جو 15-20 دن ہیں ان کے لیے تقریباً جو ہے وہ 60,000 بیگز کی ہے. اور کھاد ڈیلرز کو ہم نے جو ہے نا یہ ڈائریکشنز جاری کی ہیں. ایک تو وہ اوور پرائسنگ نہیں کریں گے, دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی بکنگ کی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم سے جو ہے وہ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ میں نے کمپنیز کے جو مینوفیکچررز ہیں ان کو بھی بلایا ہوا تھا. ان کو بھی میں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے کھاد کی فراہمی کو جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا ڈیلے نہیں کریں, انشور کریں کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں جو ہے بر وقت میسر آئے, تاکہ ہمارا ایک جو ایگریکلچر ڈسٹرکٹ ہے اس میں جو گندم کی ضرورت ہے ہم اس کو جو ہے اس گندم کے لیے جو کھاد کی ضرورت ہے اسپیشلی یوریا کی اس کو ہم پورا کر سکیں, تاکہ ہمارا بمپر کراپ ہو اور ہم جو باقی ریکوائرمنٹس ہیں لوگوں کی گندم کے حوالے سے ان کو پورا کر سکیں. اگر کہیں کوئی شکایت آتی ہے تو کسان کیسے رابطہ کر سکتے ہیں, کہاں پہ شکایت درج کروا سکتے ہیں؟
جی ہمارے پاس ڈی سی آفس کا نمبر بھی ہم نے شیئر کیا ہوا ہے، اے سیز کے پاس بھی ہم نے کنٹرول روم بنائے ہیں. کسی بھی اگر کاشتکار کو کسی حوالے سے کوئی شکایت ہو اوور پرائسنگ کی یا ہورڈنگ کی یا کوئی بھی ایسی چیز کہ ان کو کھاد فراہم نہیں کی جا رہی، تو ان نمبرز کے اوپر وہ ہم سے جو ہے وہ رابطہ کر سکیں. جی بالکل، ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید کے مطابق ضلع میں اس وقت وافر مقدار میں جو کھاد اور یوریا موجود ہے، اور خاص طور پہ کسانوں کو سرکاری قیمت پر فروخت یقینی بنانے کے لیے آج یہاں پہ تمام کھاد ڈیلرز کو بھی ہدایات دی گئی ہیں. اور اس حوالے سے کسی کو ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی. وقار شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ فضل عباس کی جانب سے کھاد ڈیلرز کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کھاد کے بحران کے بارے میں بات چیت کی گئی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد علی سے. جی شہزاد علی، بتائیے گا. جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ فضل عباس کی جانب سے کھاد ڈیلرز کے ساتھ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جو حالیہ جو کھاد کا جو بحران ہے اس معاملات پہ بھی بات چیت ہوئی ہے. تو میرے ساتھ اس پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ فضل عباس بھی موجود ہیں، اس سے جانتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ علاقے میں بہت زیادہ کھاد کا بحران پیدا ہو گیا ہے، کیا معاملات آج طے ہوئے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے خود دیکھا کہ جو مختلف ڈیلر صاحبان ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اس میں ہمارا مقصد یہ تھا، ڈی صاحب کی ہدایت تھی کہ نئی بکنگ جو ہیں وہ ہوں. آج آپ نے دیکھا 2500 بیگ ہمارے پاس ریسیو ہوئے تھے، جس کی ترسیل جو ہے وہ جاری ہے. اس میں ہم نے ان کی رجسٹریشن کر کے جو کہ کسان کارڈ کے اوپر تھی، پھر ان کی ڈیلرز حضرات جو ہیں ان کو تقسیم کر رہے ہیں. اور یہ تحصیل چوک کے ساتھ والی جو پیٹرول پمپ کی کھلی جگہ ہے وہاں پر ہم تقسیم کروا رہے ہیں ساری میٹنگ. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بر وقت سپلائی آتی رہے اور کسان بھائیوں کو ملتی رہے، تاکہ گندم اور چارہ جات کی یا دوسری فصلوں میں جو بھی کھاد کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے اور کوئی بحران پیدا نہ ہو. ہماری پوری کوشش ہے کہ بر وقت کھاد آئے اور بر وقت لوگوں کو ملے. بہت شکریہ. جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ جو کھاد کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے ہر درجہ کوشش کی جا رہی ہے. 2500 کے قریب آج بیگ آئے تھے، جو جس کے ساتھ کسانوں کی جو رجسٹریشن کا عمل ہے وہ کھاد کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ شہزاد علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں، امین پور بنگلہ کی اوپن مارکیٹ میں کھاد کی مصنوعی قلت پیدا ہو گئی. ڈی اے پی اور یوریا کی عدم دستیابی کاشتکاروں کے لیے درد سر بن گئی. کاشتکار در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے. کاشتکار کہتے ہیں کہ منہ مانگے دام پر کھاد دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں فخر دیوان بھٹا سے. جی فخر، بتائیے گا. بالکل، حکومت اور انتظامیہ نے کھاد مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. اوپن مارکیٹ میں کھاد کی مصنوعی قلت پیدا ہو گئی ہے. ڈی اے پی اور یوریا کی عدم دستیابی گندم کے کاشتکاروں کے لیے درد سر بن گئی ہے. کاشتکار صبح سے لے کر شام تک کھاد کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے. میرے ساتھ یہاں پر گندم کے کاشتکار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا کہ اب یوریا بھی دستیاب نہیں ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی ہم کاشتکاری کرتے ہیں اور یہ ہم نے گندم کاشت کی ہوئی ہے. اس کے لیے ہمیں پہلے تو ڈی اے پی چاہیے تھی، وہ ہمیں ملی نہیں کہیں سے بھی، اور جہاں سے ملتی تھی وہ مہنگی ملتی تھی، بہت زیادہ ریٹ ہیں اس کے، اس لیے ہم نے ڈالی نہیں ہے. اب ہم نے اس کو کور کا پانی لگانا ہے، جو کہ 20-25 دن کے بعد لگتا ہے. ہمیں تقریباً 30 دن ہو گئے ہیں اس کو کاشت کیے ہوئے، ابھی تک ہمیں یوریا نہیں مل رہی، اس لیے ہم نے اس کو پانی نہیں لگایا ہے. اگر ہم پانی اس کا اور زیادہ لیٹ کرتے ہیں تو اس کی پیداوار پہ اثر پڑے گا، اور ہمیں یوریا نہیں مل رہی ہے. اگر یوریا بھی نہیں ڈالیں گے اب تو اس کی پیداوار تو بہت زیادہ کم آئے گی. اس کے لیے ہم نے پتہ کیا ہے امین پور بنگلہ سے، بوانا سے، چنیوٹ سے، ہمیں یوریا کہیں سے بھی نہیں ملی، اور جہاں کہیں مل بھی رہی ہے وہ 2500 روپے ریٹ مانگ رہے ہیں، وہ بہت مہنگی ہے، اس لیے ہم لے نہیں پا رہے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا ہمیں کوئی حل بنا کے دے، اور ہم اس کو کسی طریقے سے اس کو کور کا پانی لگائیں جو یہ گندم ہماری صحیح ہو سکے. اور یہ اگر ہم اس کو یوریا بھی نہیں ڈالتے، اب اس کی پیداوار بہت کم ہو جائے گی. اگر پیداوار کم ہوگی تو ظاہری بات ہے یہ بہت مہنگی ہو جائے گی. گندم مہنگی ہوگی تو غریب جو ہے وہ کمزور سے کمزور اور تر ہوتا جائے گا. جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ کہیں سے بھی یوریا نہیں مل رہی ہے. انتظامیہ کھادوں کی مقرر کردہ قیمت پر فراہمی یقینی بنائے. فخر شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں، سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد غلام مبشر میکن کی شہید سب انسپیکٹر رانا عاطف کے گھر آمد. غلام مبشر میکن نے شہید کے بھائی وحید اشرف اور شہید کے کمسن بچوں سے ملاقات کی اور تحائف دیے. سٹی پولیس آفیسر نے شہید عاطف کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی بھی کی. سی پی او کا کہنا تھا شہیدوں کی وجہ سے محکمے کا وقار قائم و دائم ہے. مزید جانتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب، آگاہ کیجیے گا.
जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन ने फैसलाबाद पुलिस के शहीद सब इंस्पेक्टर राना आतिफ के घर का विजिट किया, उनके बच्चों से मुलाकात की और उनके बड़े भाई वहीद अशरफ से भी मुलाकात की। सिटी पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मज़ीद उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा अच्छा ये इक़दाम है शोहदा घर में जाने का, आप बताइए कि शोहदा के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे उनकी फैमिलीज़ के लिए, और राना आतिफ के बारे में बताइएगा कि वो कैसा ऑफिसर था। हाँ जी, आतिफ शहीद महकमा पुलिस के एक इंतहाई काबिल ऑफिसर थे, इंतहाई मुहिब वतन और हुकूमत के महकमे के बहुत वफ़ादार, बहुत मेहनती ऑफिसर थे, जिन्होंने माशरे के अमन के लिए, उसको अमन अमान के क़याम के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और फिर जो है, जो मुल्क दुश्मन लोग हैं, शरपसंद जो लोग हैं, उन्होंने फिर उनकी वजह से फिर ये हादसा पेश आया। तो आज मैं इधर आया हूँ उनके बच्चों को मिलने, उनके घर वालों को मिलने, उनकी खैरियत पता करने, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये हमारे शोहदा हैं पुलिस डिपार्टमेंट के और दीगर इदारों के, फ़ौज पाकिस्तान के भी जो शोहदा हैं, ये शोहदा की वजह से इस मुल्क की बुनियादें मजबूत होती हैं कि वो शरपसंदों को, गलत लोगों को, दहशतगर्द को, उनको आनी हाथों से निपटते हैं, तो मुल्क मजबूत होता है, मुल्क माशरे में अमन पैदा होता है। तो इसी तरह हमारे और जो शोहदा हैं ज़िला पुलिस के 107 शहीद ऑफिसर्स हैं, तो और हमारे इसके अलावा गाजी भी हैं। काफ़ी तादाद में ऐसे हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ज़ख्मी हुए किसी वकूए में और हादसे में और लाइफ लॉन्ग पैरालाइज हो गए, या उसके अलावा बड़ी सीरियस इंजरी हुई। तो ये बाहर से इस चीज़ को महसूस करना, देखना और बात है, लेकिन अगर कोई बंदा एक डिपार्टमेंट के लिए जान दे देता है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा सिर्फ तनख्वाह के लिए अपनी कोई जान दे दे, कि उसको कुछ पे मिले और वो जान दे, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा तभी मुमकिन है कि जब बंदा अंदर से इंतहाई मजबूत और वो कोई बहुत पुख्ता नज़रिए का बंदा है और इंतहाई कोई दलेर इंसान हो सकता है। तो हमें उन पर फ़ख्र है और हम ये समझते हैं कि हम उन शहदा के सदके, मैं समझता हूँ कि हमारे महकमे पे और माशरे पे अल्लाह ताला करम करे और ज़िला फैसलाबाद को पुरअमन अल्लाह की ज़ात बनाए। राना आतिफ शहीद के जो भाई हैं, वहीद अशरफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ाक करते हैं। वही साहब बताइएगा, सीपी साहब यहाँ पर आए, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चीज़ का बड़ा मशकूर गुज़ार हूँ गुलाम मुबशर मेकन साहब का कि वो आतिफ के बच्चों के लिए और हमारे लिए, हमारी दादरसी के लिए हमारे घर तशरीफ़ लाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि उसके केस के लिए भी कुछ एफर्ट करें, और जो हमें इंसाफ 6 साल से हम ढूंढ रहे हैं, हम तलाश कर रहे हैं, हमें इंसाफ मिले और उसके कल्प्रेट्स को पकड़कर मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, राना आतिफ शहीद के जो बड़े भाई वहीद अशरफ हैं, उनकी जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि आज पुलिस अफसरान उनके घर पर आए हैं और उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि जल्द राना आतिफ शहीद के जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार करके तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब CPO फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन का यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी के तलबा और तालिबात को इंटर्नशिप करवाने का फैसला। ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात को पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर डिपार्टमेंट में 2-2 रोज करके 15 रोजा इंटर्नशिप करवाई जाएगी। आपको बता रहे हैं CPO फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन का यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी के तलबा और तालिबात को इंटर्नशिप करवाने का फैसला। इसी हवाले से बात करते हैं वकास बेग से। जी वकास बेग, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद पुलिस की जानिब से पहली बार यह इनिशिएटिव लिया गया है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं, क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा और तालिबात हैं, इनको बाकायदा पुलिस की जानिब से इंटर्नशिप करवाई जाएगी। और ये इंटर्नशिप 15 रोज़ा है, जिसके लिए CPO फैसलाबाद मुबशर मेकन की जानिब से ऐलान किया गया है कि 2 रोज़ CPO ऑफिस, 2 रोज़ ट्रैफिक पुलिस और इस तरह 2 रोज़ पेट्रोलिंग पुलिस, इसी तरह 2 रोज़ किसी मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में इन बच्चों को ना सिर्फ जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जबकि इसके साथ साथ CPO फैसलाबाद मुबशर मेकन का ये भी कहना था कि इंटर्नशिप के हवाले से जहां बच्चों के लिए जो है ये फायदेमंद साबित होगी, वहीं पॉलिसिंग और पुलिस और शहरियों के दरमियान जो राब्ते का एक अहम जरिया है वो भी दोबारा से बहाल हो सकेगा। इस हवाले से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से मीटिंग जो है वो तय की जा रही है CPO फैसलाबाद मुबशर मेकन की जानिब से, ताकि क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो तलबा और तालिबात हैं उनको इस तरफ राग़िब किया जा सके। शुक्रिया वकास बेग तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, झंग में वजीर खेलो अमूर नौजवाना तैमूर हयात भट्टी की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में ग्रीन जिम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया।
प्रोजेक्ट के तहत बॉटनिकल गार्डन में शजरकारी की गई। बात करते हैं अवैस खान से। जी वैस, बताइएगा। जंग में सूबाई वजीर खेल और अमूर नौजवान तैमूर हयात भट्टी की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का दौरा किया गया। इस मौके पर जब बोटेनिकल गार्डन का इफ्तिताह भी किया गया और इस हवाले से तैमूर भट्टी में मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे आज शजरकारी मुहिम के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, अच्छा इनिशिएटिव है यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की तरफ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के जो हमारे वाइस चांसलर हैं उनको और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक जो हमारा ग्लोबली नीडेड एक चीज़ है ग्रीन एस्पेक्ट, जिसकी पूरी दुनिया में बात की जाती है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हर फोरम पे बात करते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी है उससे निपटने के लिए आपको ग्रीन चेंजेस लानी पड़ेंगी, ग्रीन एड ऑन्स करने पड़ेंगे। तो उसी के तहत हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज ने इधर की टीम ने और इन बच्चों ने मिल के एक ग्रीन जिम के नाम से ये इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अवेयरनेस है जो हमारी सोसाइटी में हर जगह पे होनी चाहिए लोगों को, कि हमारे जितने दरख्त होंगे उतना आपका एनवायरनमेंट बेहतर होगा, आप मौसमी असरात से उतना बच सकेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सूबाई वज़ीर हैं, उनका कहना है कि अच्छा एक इनिशिएटिव है। इस हवाले से जो है जो तलबा तालबात का इस हवाले से किरदार है उसको भी जो है यकीनी तौर पर खासी अवैस शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर तहसील बार एसोसिएशन लालिया के इलेक्शन के लिए इलेक्शन बोर्ड ने उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्त जारी कर दी। मज़ीद जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, तहसील बार एसोसिएशन लालिया के लिए 2022-23 के इलेक्शन के लिए जो हतमी फहरिस्त है वो सामने आ चुकी है और मैदान सज चुका है। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड चौधरी नदीम अरशद गुजर एडवोकेट और उनकी टीम ने जो उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त है वो जारी कर दी है। आपको बताते चलें कि सदर की सीट के लिए सैयद फजल अब्बास शाह और मार लियाकत अली सिपरा के दरमियान जोड़ पड़ेगा, जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए मलक इमरान हैदर निस्वाना और आमिर शहजाद निस्वाना आपस में मद्दे मुकाबले हैं। नायब सदर की सीट के लिए मियाँ अरशद अय्याज शाह बहलोल का और उनके साथ मोहम्मद अरशद भट्टी का मुकाबला होगा, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए आफ्ताब हुसैन तबानी और सैयद सज्जाद शिराजी के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा। आपको ये भी बताते चलें कि फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए राय शफकत अली भट्टी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए सरदार नवाजिश अली लंगा भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो 6 मेंबरान हैं वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। आपको ये भी बताते चलें कि तहसील बार एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए 8 जनवरी 2022 को पोलिंग होगी और तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो अपनी जीत के लिए पुरअज़म नजर आते हैं और एक अच्छा मुकाबला देखने की तवक्को की जा रही है कि तमाम सीटों पर उम्मीदवारान के दरमियान एक तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। आपको ये भी बताते चलें कि चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड चौधरी नदीम अरशद गुजर का कहना है कि साफ शफाफ जो इलेक्शन है वो उनकी जिम्मेदारी है और इसको वो बखूबी निभाएंगे, जबकि दूसरी तरफ तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भी अपनी शुक्रिया अजमत बलोच तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।